अच्छा, आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है देश के समस्त नागरिकों के लिए। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज जो है आप सब लोग को आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ओके ओके। तो यह डिक्लेरेशन है देश के समस्त नागरिकों के लिए कि संविधान के अंदर जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, जो संवैधानिक उद्देश्य है उनका मैं पालन करता हूँ। किसी भी प्रकार के राजनीतिक उद्देश्य से जो है यह वेबिनार नहीं कर रहा हूँ। देश के अंदर व्यक्तियों को विधि की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से यह जो है वेबिनार कर रहा हूँ। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और पूर्व एमएलसी, विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक बादल सिंह बौद्ध जी, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित संवैधानिक चर्चा के अध्यक्षता कर रहे माननीय रमेश चंद्र बंदगोत्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और संचालन कर रहे माननीय अशोक सोनवानी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला स्तर के एवं अन्य पदाधिकारी गण, अन्य कार्यकर्तागण, उपासक, उपासिकाओं एवं भारत देश के नागरिकों, जैसा कि भारत के संविधान के अंदर कार्यपालिका के ऊपर चर्चा चल रही है और कार्यपालिका में जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर संवैधानिक जो अनुच्छेद है उनके विषय में जानकारी प्रदान की जा रही है। ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट की कुछ फोटोज हैं। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट की व्यवस्था की गई है। देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आज जो है अनुच्छेद 72 पर चर्चा होगी। अनुच्छेद 72 सिद्ध दोष ठहराए गए अपराधियों के दंड
पर राष्ट्रपति के अधिकारों के संबंध में व्याख्या करता है। यह राष्ट्रपति की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सिद्ध दोष अपराधी को उसके जो दंड हैं उस पर निर्णय करते हैं। तो यहाँ पर जो समझने की चीज है कि जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया हुआ है कि संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब परिभाषा दी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यह परिभाषा दी थी कि संविधान एक मौलिक दस्तावेज है। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों अंगों का सृजन ही नहीं करता बल्कि इनकी स्थिति और शक्तियों को भी स्पष्ट करता है तथा इन्हें निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता भी है। यह बात जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की परिभाषा देते समय बताया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब भारत के संविधान की जब बात करें तो हम देखते हैं कि हम भारत के संविधान की बात जब करें तो हम देखते हैं कि भारत के संविधान में विधायिका का काम विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम बनाई गई विधियों के अनुरूप कार्य करना है और न्यायपालिका का काम विधियों का इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि कानून के अर्थ को समझाना और न्यायिक निर्णय करना, यानी कि न्यायिक निर्णय का जो अधिकार है वह जुडिशरी के पास है। 3 भागों में तीनों अंगों को अलग अलग बांटा गया है। महान विधि शास्त्री ज्यूरिस्टिक प्रोफेसर मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को पृथक पृथक अलग अलग रखा जाना चाहिए। यदि कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्ति विधायिका में इंक्लूड कर दी जाए तो विधायिका निरंकुश और तानाशाह हो सकती है। वैसे ही न्यायपालिका में कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति इंक्लूड कर दी जाए तो न्यायपालिका निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी। उसी प्रकार से न्यायिक और विधायी शक्तियां कार्यपालिका को सौंप दी जाए तो कार्यपालिका भी निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी। परंतु भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को
कठोर अर्थों में नहीं लिया गया है। अगर हम भारत के संविधान को देखते हैं तो अनुच्छेद 50 के अंदर यह भावना व्यक्त की गई है। परंतु जब हम अनुच्छेद 72 की बात कर रहे हैं और राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसके संबंध में बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को सिद्ध दोष अपराधियों को जो दंड दिया गया है उस पर निर्णय लेने का अधिकार है। तो यहाँ पर यह बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि सिद्ध दोष अपराधी यानी सिद्ध दोष जो है अपराधी किसे कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई कानून का उल्लंघन करता है, जैसे कि मान लीजिए आपराधिक विधियां हैं, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम हो अथवा भारतीय दंड संहिता 1860 हो या कोई भी आपराधिक विधि हो, उसके कानूनों का जब कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को कार्यपालिका यानी कि द्वारा जो है गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन करके न्यायपालिका के समक्ष एविडेंस दे करके न्यायालय द्वारा उसको उस अपराध के लिए दोषी पाया जाता है। सिद्ध दोष का मतलब कि उस व्यक्ति का अपराध उसके ऊपर सिद्ध हुआ न्यायालय के समक्ष और न्यायालय ने उस सिद्ध दोष अपराधी को उसके किए गए अपराध का आधार पर जो दंड के प्रावधान है उस आधार पे उसे दंड दे दिया, न्यायिक निर्णय हो गया। अब बात आती है कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का एग्जीक्यूशन हो, उसे दंड दिया जाए और सामान्य रूप से पूरे देश में यही व्यवस्था चलती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा यदि कोई किसी अभियुक्त को सिद्ध दोष पाया गया और उसे दंड दिया गया तो उसके पास हाई कोर्ट में अपील करके अपने बचाव का आधार ले करके केस लड़ने का आधार होता है। और यदि हाई कोर्ट भी जो है उसे सिद्ध दोष को उचित ठहरा देती है तो सुप्रीम कोर्ट भी जब उसे सिद्ध दोष ठहरा देती है तो उसे दंड दिया जाना आवश्यक हो जाता है। परंतु अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके द्वारा दिए गए निर्णय पर जो है किन किन परिस्थितियों में सिद्ध दोष अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसको निलंबित कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं या लघुकरण कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 72 में स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 72(1) में राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका
प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान की गई है। अब पहला पॉइंट है 1 का कि उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, यानी कि जो न्यायालय है उनमें जो सेना के न्यायालय है, सेना का अपना अलग न्यायालय है, जो उनके न्यायालय के अंतर्गत किसी दंड दिया गया है, इस मामले में 72 के अंतर्गत शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा बिंदु, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इसमें समान रूप से जो कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार के अंतर्गत जहां जहां तक दंड या दंडादेश दिया गया है उनके संबंध में ये शक्ति जो क्षमा इत्यादि है नेक्स्ट है गा, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है शक्ति होगी। अब इन 3 बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात यह है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, नंबर 1, राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें एक शक्ति होती है क्षमादान की शक्ति, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो सिद्ध दोष अपराध है उनको करने की शक्ति प्रदान की गई। उसमें है सबसे पहले सेना के न्यायालय, फिर अन्य मामले जहां तक कार्यपालिका की शक्ति है, और फिर मृत्युदंड का मामला है। तो इस तीनों को एक साथ समझते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, पहले उसको भी हल करके आगे बढ़ते हैं। कि वह यह सवाल है कि क्या न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय की तरीके से राष्ट्रपति भी न्यायिक कार्य करते हैं, क्योंकि न्यायालय तो न्यायिक कार्य करता है, न्यायालय न्यायिक कार्य करता है। तो क्या राष्ट्रपति भी क्षमादान के मामले में न्यायिक कार्य करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका है और कार्यपालिका के हाथ में न्यायिक शक्ति है क्या, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है। अगर कार्यपालिका के हाथ में न्यायिक शक्ति है तो फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के हाथ में न्यायिक शक्ति आ जाएगी। जबकि जो है, हालांकि हमारे देश के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट नहीं किया गया और जो है चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत के अनुसार जो है शक्तियों का इस तरीके से विभाजन किया गया है कि कुछ शक्तियां जो है इधर उधर ट्रांसफर की गई हैं। जैसे कि न्यायालय के पास जो शक्ति है न्याय करने की, परंतु आर्टिकल 72 में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है
क्षमा इत्यादि की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई, उसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष अपने मामले में जो सुनवाई करते हैं और निर्णय करते हैं अपने सांसदों के मामले में, तो वहां पर भी जो है एक कह सकते हैं कि न्यायिक शक्ति वहां पर विधायिका के पास भी है। तो जब हम देखते हैं भारतीय संविधान को, तो शक्तियां जो है, कुछ शक्तियां एक दूसरे में ट्रांसफर की हुई प्रतीत होती हैं। वहीं विधायिका की शक्तियां, जो विधि बनाने का काम विधायिका करती है, परंतु हम देखते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं और उस अध्यादेश एक विधि के रूप में जो है पूरे देश में लागू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति भी नजर आ रही है और जो है न्यायिक शक्ति भी नजर आ रही है। परंतु क्या यह शक्ति न्यायिक है? तो इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक शक्ति से भिन्न है। ये जुडिशियल वर्क नहीं है, ये जो है न्यायिक शक्ति से भिन्न है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का अर्थ न्यायिक आदेश को संशोधित, परिवर्तित या उपांतरित करना नहीं है। कि जो माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया, तो उस ये जो शक्ति प्रदान की गई है, यह आदेश को संशोधित, परिवर्तित या उपांतरित करना नहीं है। क्षमादान की जो व्यवस्था संवैधानिक योजना का एक अंग है। इस संविधान के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन रखा गया है, इस संवैधानिक योजना का एक अंग। तो क्या क्या शक्तियां प्राप्त है माननीय राष्ट्रपति को? नंबर 1, माननीय राष्ट्रपति पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सिद्ध दोष अपराधी को जो इन प्रावधानों के अंतर्गत आता है, उसको पूरी तरीके से क्षमा कर सकते हैं। दूसरी बात, अस्थायी तौर पर निलंबित कर सकते हैं। जो है अस्थायी तौर पर निलंबित कर सकते हैं। निलंबित करने का मतलब है कि क्षमा नहीं किया, निलंबित कर दिया। तीसरा है स्थगित करना। स्थगित कर सकते हैं। स्थगित कर सकते हैं और उन अपराधों के लिए, जैसे कि मृत्युदंड है, अब मृत्युदंड के मामले में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और बहुत सारी परिस्थितियों का निर्माण होता है। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसके बाद उस अपराध के लिए, उसे दंड के लिए ट्रायल होता है, और ट्रायल में जब लंबी प्रक्रिया चलती है, तो उस लंबी प्रक्रिया में तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ट्रायल के दौरान, अभियुक्त की।
और केस का डिस्पोजल वहीं से खत्म हो जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब किसको दंड दिया जाए। परंतु कभी कभी व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। इस तरह से अस्वस्थ हो जाता है कि उसकी जो चेतना होती है मस्तिष्क में वो समाप्त हो जाती है, और उसके लिए दंड क्या होता है और क्या नहीं होता है इसका बोध उसको नहीं रहता। अब जब उसको इस बात का बोध ही नहीं है कि दंड क्या है, फांसी क्या है, मृत्यु क्या है, उसकी मानसिक स्थिति ही खराब हो गई। तो फिर उसके संबंध में क्या उसके मृत्युदंड को या उसके दंड को माफ किया जा सकता है? ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो जो है राष्ट्रपति को जो शक्ति प्रदान की गई है, सामान्य रूप से उसको कानूनी भाषा की वजह सीधा सीधा यह समझने की शक्ति है कि राष्ट्रपति किसी भी सिद्ध दोष अपराधी के दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं, अस्थायी तौर पर निलंबित कर सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये शक्तियां उनको प्रदान की गई हैं। मृत्युदंड के मामले में भारत में दया याचिका राष्ट्रपति के पास अक्सर लगती रहती है। अनुच्छेद 72(2) में बताया गया है कि खंड 1 के उपखंड का की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। इस सेना न्यायालय के संबंध में बताया गया है कि जो अभी जो है पॉइंट ये था, इसको मैं आप लोगों को शेयर कर दूं क्योंकि जो है लैपटॉप जो है बंद हो गया था, जिसकी वजह से जूम भी बंद हो गया था, तो समझने में परेशानी हो रही होगी। स्लाइड नहीं आ रही है। बादल सिंह जी, मुझे स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हेलो हेलो। जी सर, मुकेश जी होस्टिंग कर रहे हैं, उनके पास है। अच्छा अच्छा, जी जी जी, आप ऑप्शन दीजिए। ये कोई तकनीकी समस्या है क्या सर? नहीं जा रहा। एक सेकंड सर। शेयर से मल्टीप्लाइज पार्टिसिपेट कर दीजिए स्क्रीन शेयर से। एक सेकंड सर। सर हो गया। लैपटॉप वाले को दीजिए। हो गया सर, हो गया। हो गया हो गया। तो जो सेना न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है, उस शक्ति पर ये जो
आर्टिकल है आपका कौन है भाई, ये लाइन खींचने लगता है। तो जो सेना न्यायालय को शक्तियां प्रदान की गई है, उन शक्तियों पर ये अनुच्छेद 72(1) का में जो शक्ति प्रदान की गई है, यह उस पर प्रभाव नहीं डालती। अब पॉइंट नंबर 3 है कि खंड 1 के उपखंड गा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त मृत्युदंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालती। तो ये अनुच्छेद 72(3) कहता है कि ये जो अनुच्छेद 72(1) गा में जो शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को, क्या प्रदान की गई है कि उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, शक्ति होगी। अब राष्ट्रपति को भी शक्ति प्रदान की गई है और राज्यपाल को भी शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल भी क्षमा कर सकते हैं और राष्ट्रपति भी क्षमा कर सकते हैं। तो दोनों के अधिकार इस मामले में समान हो गए। अनुच्छेद 72(ग) में जो दंडादेश मृत्युदंड है, तो उसको राष्ट्रपति उस मामलों में भी जो है क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, और यही काम राज्यपाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों की शक्तियों में अलग अलग अधिकार रहे, एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर ना हो, इसलिए ये अनुच्छेद बनाया गया है। अनुच्छेद 3 क्या बनाया गया है? 72(3) कहता है कि जो राज्यपाल द्वारा मृत्यु के दंडादेश को निलंबन कर दिया गया है, परिहार कर दिया गया है या लघुकरण कर दिया गया है, तो उस शक्ति पर ये प्रभाव नहीं डाले। ये यानी कि राष्ट्रपति अपना काम करेंगे और राष्ट्रपति अपना अपना काम करेंगे। जो राज्यपाल के विषय में मैंने बताया, उस पर अलग से चर्चा की जाएगी। अभी हम लोग राष्ट्रपति के द्वारा दंडादेश के क्षमादान के मामलों में चर्चा कर रहे हैं। तो एक केस है नवनीत कौर बनाम दिल्ली राज्य
AIR 2014 SC 1935। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में लागूकरण के मध्यवर्ती कुछ परिस्थितियों को बताया है। कहने का मतलब है, जो माननीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72(1) के अंदर मृत्युदंड के संबंध में शक्ति प्रदान की गई है मृत्युदंड को कम करने की, तो कम करते समय माननीय राष्ट्रपतियों को, जो भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं या हैं, उनको कुछ परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा, और ये परिस्थितियां अगर प्रतीत होती हैं तो फिर जो है ये जो मृत्युदंड का आदेश है उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। तो कौन सी परिस्थितियां हो? उन्मत्तता या कोई मानसिक बीमारी हो या मानसिक विकलता हो, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित कोई ऐसी बीमारी जिसके कारण जो है उसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, तो उसके जीवन को नष्ट नहीं किया जाएगा और उसे आजीवन कारावास दे दिया जाएगा, कम हो जाएगा। ये परिस्थितियां अगर हैं तो फिर ऐसा किया जा सकता है। ये कंडीशंस इस केस में डिस्कस की गई है। किसी गर्भवती महिला के मृत्युदंड को स्थगित करना भी पूर्ण रूप से मानवीय पहलू है। क्यों है? जो एक स्त्री है जिसको मृत्युदंड दिया गया और उसके गर्भ में कोई शिशु है, बच्चा है, तो वहां पर जो है अगर स्त्री को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो उसके जो शिशु है गर्भ में उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। और भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन का अधिकार उस शिशु को भी प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 21 के अंदर जो लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं उसकी दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये उसका संवैधानिक अधिकार है। उस बच्चे को जीवन जीने का संविधान अनुच्छेद 21 में अधिकार देता है। तो अपराध के लिए सिद्ध दोष वह महिला है, बालक नहीं। महिला को तो दंड दिया जा सकता है लेकिन बालक को नहीं। लेकिन बालक का जीवन उस महिला के जीवन पर निर्भर करता है। इसलिए गर्भवती
स्त्री को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे मामलों में यदि माननीय न्यायालय द्वारा किसी स्त्री को मृत्युदंड दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, उसके बाद वह बेल आउट हुई, अपने हस्बैंड के साथ रही, हाई कोर्ट में उसके मृत्युदंड को अप्रूव कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी अप्रूव कर दिया और वह अपने जमानत के दौरान जो है अपने पति के साथ रही और गर्भवती हुई, तो वैसी परिस्थितियों में उसको मृत्युदंड देना संवैधानिक उद्देश्य जो है जीवन जीने का अधिकार उसके प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए आर्टिकल 72 के तहत जो वनगा में मृत्युदंड को लागूकरण की व्यवस्था की गई है, उस आधार पर राष्ट्रपति उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। ये उनके ऊपर है, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि इस शक्ति का प्रयोग जघन्य अपराधियों के लिए भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग अत्यंत विवेक से करते हैं। नेक्स्ट केस है शत्रुघ्न चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में लागूकरण के लिए मध्यवर्ती परिस्थितियां क्या हैं कि दंडादेश को आजीवन कारावास में कम करने के लिए आकस्मिक परिस्थितियों में से एक परिस्थिति है। वो क्या है? आकस्मिक परिस्थितियों में कई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उन परिस्थितियों का अध्ययन जो है माननीय राष्ट्रपति द्वारा विवेक से किया जाता है और उस आधार पर दंड को कम किया जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को जो दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है वह आवश्यक भी है, क्योंकि राष्ट्रपति यह देख सकते हैं कि जो दंड दिया गया है वह एग्जीक्यूट करना कितना युक्त अब रह गया है। उसकी युक्तिकता का परीक्षण इन बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ पर यह लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। आगे साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद रिस्पेक्टेड धीमान सर। हम सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के
ऑल मेंबर्स बड़े ही गौरवान्वित होते हैं जब हम बहुत ही स्पेशल एपिसोड में जब स्पेशल चीजों को हम सुनते हैं। आज सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी सम्मानित साथियों, आपने आर्टिकल 72 को आदरणीय धीमान साहब के माध्यम से सुना कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। क्षमा आदि को लेकर के बहुत ही सारगर्भित बातों के माध्यम से हमने सुना। तो पूरे आरबीएम की ओर से हम उन्हें बहुत बहुत आभार साधुवाद देते हैं कि इसी तरह से हमें लगातार स्पेशल मंडे को स्पेशल एपिसोड के रूप में हमें संविधान की विशेषताओं को, हमें संवैधानिक बातों को बताते रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के हमारे संविधान ज्ञान की चर्चा की अध्यक्षता कर रहे माननीय बनगोत्रा साहब को मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा कि आप आए और आज की अध्यक्षीय प्रबोधन आप हमें प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय बनगोत्रा साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सर्वप्रथम मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों को नमन करते हुए और हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी, हमारे जितने भी साधु संत जो हमारे समाज में, जो बहुजन समाज में पैदा हुए, उनको चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, मान्यवर बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष, आज के प्रबोधनकार हमारे प्रोफेसर आर.सी. दीवान जी, और आज के संचालन कर रहे मान्यवर अशोक सोनवानी जी, और जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सारे देश से जो जुड़े हुए हमारे साथी हैं, पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, तो उनको मेरा कोटि कोटि नमन। तो साथियों, आज जो चर्चा हमने सुनी वो चर्चा थी कि आर्टिकल 72। इससे पहले जो पिछले हफ्ते हमने चर्चा सुनी थी वो थी आर्टिकल 63 कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति कैसे नियुक्त किया जाता है, उसकी क्या क्या व्यवस्था होती है। तो आज जो प्रोफेसर साहब ने हमें जो बहुत ही अच्छी जानकारी जो हमें आज सभी लोगों को दी, वो ये थी कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर दी गई है। तो इसमें हमारे पास, जैसे उन्होंने बताया कि न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है। तो हर जो अपना काम कर रहे हैं उनको कन्फाइन किया हुआ है। किसी की शक्ति, वो अपनी शक्ति को यूज करता है तो उसके ऊपर दूसरी शक्ति रखी गई है और उसके ऊपर तीसरी है। तो अगर अपनी अपनी शक्ति यूज नहीं करेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इसलिए उन्हें बड़े ही स्पष्ट लफ्जों में और बड़े सरल तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है कि राष्ट्रपति की पावर क्या है, वो क्षमा याचिका कहाँ कहाँ दे सकते हैं, कार्यपालिका का क्या काम है, और विधि का विधायिका का क्या काम है, और उसके बाद जो न्यायपालिका है उसका क्या काम है। तो इनके ऊपर जो सर्वोपरि है वो राष्ट्रपति जी हैं। तो उसके पास क्या पावर है, तो ये सारे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। तो इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमें जो हमारे प्रोफेसर साहब जी जो हमें हर मंडे को, हर सोमवार को जो अपना ज्ञान दे रहे हैं हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, वो बहुत ही एक उपयुक्त ज्ञान है और जो हमें सब लोगों को सुनना चाहिए। इससे हमें बहुत सी चीजों का ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोग अभी तक इन चीजों के बारे में जानते ही नहीं थे। लेकिन प्रोफेसर साहब ने बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हर हफ्ते हर एक आर्टिकल पर एक अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इन्हीं लफ्जों के साथ प्रोफेसर साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो इसी तरह हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को साथ जुड़े रहें और हमें अपना जो ज्ञान प्रदान करते रहें। तो जो इससे हमें ये भी नहीं कि हमें सुनना ही जरूरी है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करना भी हमें बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर साहब का फिर दोबारा तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। और आगे की कार्रवाई करने के लिए संचालक जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई करें। वेरी वेरी थैंक यू सर। जय भीम, नमो बुद्धाय।
इस अध्यक्षीय प्रबोधन के बाद हम सीधे चलते हैं। समय चूंकि हो चुका है, समापन से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय आभार व्यक्त करते हुए और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय। हेलो, आवाज जारी है? हाँ, आवाज तो आ रही है आपके। आ रही बात। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि कार्यक्रम के समापन हेतु आभार प्रकट करते हुए हमें अनुग्रहित करेंगे। साहब का थोड़ा नेटवर्क शायद चला गया है, इसलिए साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष समापन आभार करते हुए घोषणा करेंगे और मंगल गाथा के साथ हम आज के कार्यक्रम का विधिवत समापन करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी, बहुत बहुत आभार माननीय प्रोफेसर साहब का, बहुत बहुत आभार है आज के सभा का अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय का, और सभी उपस्थित आदरणीय जनों का आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि सभ्य सत्ता से कार्यक्रम का समापन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम लोग